नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पार्ट 2 पेपर 3 जो ऑनर्स से भी है और सब्सिडी और जनरल दोनों से भी आ सकता है इससे टॉपिक का नाम है बाध्यता मनोस्नायु विकृति के लक्षण एवं क्या क्या कारण हैं। शुरुआत में मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया है कि मनोग्रस्तता तथा बाध्यता दोनों ही दो स्वतंत्र मानसिक रोग हैं। क्या है? मतलब स्टार्टिंग में ही मनोवैज्ञानिकों ने ये बतला के दिया था कि मनोग्रस्तता और बाध्यता दोनों ही स्वतंत्र मानसिक रोग हैं, अर्थात दोनों में कोई भी घनिष्ठ संबंध नहीं है। परंतु बाद में अध्ययनों के आधार पर पता चला कि यह दोनों एक ही मनोस्नायु विकृतियों के दो रूप हैं। अतः रोगियों में दोनों एक साथ पाए जाते हैं। हाँ, कभी एक रूप की प्रधानता रहती है या कभी दूसरे रूप की अधिक प्रधानता रहती है, लेकिन कभी कभी दोनों रूप में प्रधानता देखी जाती है। यदि दोनों की परिभाषा अगर देना चाहे तो निम्नलिखित ढंग से हम दे सकते हैं, जो इस प्रकार से है। फिशर ने इनकी परिभाषा इस प्रकार से दी है कि मनोग्रस्तता कैसे विशिष्ट स्वरूप की मानसिक या आंतरिक क्रिया है जिसे व्यक्ति आंतरिक अतार्किक समझता है, लेकिन उस पर उसका कुछ भी नियंत्रण नहीं रहता। मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति के कुछ लक्षण सब भी हैं। चलिए उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है अनावश्यक विचारों की पुनरावृत्ति। क्या है? अनावश्यक विचारों की पुनरावृत्ति। अनावश्यक विचारों की पुनरावृत्ति में देखा गया है कि इस रोग का मुख्य लक्षण अनावश्यक विचारों का विकार होना होता है। यह विचार व्यक्ति को निकम्मा बना देता है, यानी कि अनावश्यक विचारों का मेन तरह से शिकार हो जाता है व्यक्ति, जो व्यक्ति को निकम्मा बना देता है। इसका रोगी अत्यंत विचारशील और बौद्धिक होता है। उसे यह ज्ञात रहता है कि उसके विचार अर्थहीन तथा उनका कोई महत्व नहीं, किंतु फिर भी वह उनका गुलाम बना रहता है। जब कभी वह इस झक्की विचार से छुटकारा पाने का प्रयास करता है, इसी प्रकार के दूसरे विचार आ जाते हैं और इसी तरह के उनके मन पर उनका कांटा लगा रहता है। विचारों की एक लड़ी सी लग जाती है। जैसे किसी रोगी के मन में रास्ता चलते समय बार बार पैरों को स्पर्श करने का विचार उठता रहता है। वह जानता है कि यह विचार निरर्थक है, फिर भी उसके इस विचार को पुनरावृत्ति होती रहती है। सेकंड है संदेश, मतलब सेकंड है संदेह। संदेह में देखा गया है कि कुछ रोगी इतने संदेही हो जाते हैं कि उन्हें शुभ और अशुभ की भी शंका नहीं होती है, जिससे वे काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, यानी वैभव संवेग से पीड़ित रहते हैं, परंतु फोबिया से ग्रसित व्यक्ति का है इस रोगी के भय से भिन्न होता है। जब किसी व्यक्ति को इस भय का भाव उत्तेज की उपस्थिति से होता है तो उसे फोबिया का रोग कहा जाता है। परंतु जब व्यक्ति उत्तेजक के अभाव में सिर्फ उसके बारे में सोचता है, विचार करके ही डर जाता है, तो उसे विचार वार्ताकारों को समझा जाता है। जैसे किसी रोगी को 13 की संख्या से संबंधित सदा संदेह बना रहता है, वह संदेह से पीड़ित हो जाता है। कोई अशुभ घटना घटने वाली एक रोगी ऐसा था जो सीढ़ी चढ़ते समय 13वां सीढ़ी को फांद कर 14वें सीढ़ी पर चढ़ जाता था और इस तरह वह अपने आप को संभावित खतरों से बचाता था। मतलब इस तरह से फोबिया उसके अंदर में हो जाता था। अब जैसे थर्ड मतलब कि तीसरा पॉइंट है क्रिया विशेषण की पुनरावृत्ति। क्रिया विशेषण की पुनरावृत्ति में देखा गया है कि कुछ रोगियों में अत्यधिक संवेगात्मक तनाव देखा जाता है। क्या होता है? अत्यधिक संवेगात्मक तनाव देखा जाता है।
मानसिक संघर्ष तथा भावना ग्रंथियों का प्रदर्शित विचित्र क्रिया में होता है। रोगी जानता है कि इसकी क्रियाएं असंगत या आधारहीन है, लेकिन वह उन्हें करने के लिए विवश रहता है। इन क्रियाओं को करने की आदत लग सी जाती है। कुछ लोगों को यह संदेश होता है कि दरवाजे में ताला नहीं लगाया है। वह कई बार उठ कर यह देखता है कि ताला बंद हुआ कि नहीं भाई। इस तरह की यदि इसकी एक क्रिया में किसी तरह की बाधा पड़ती है तो वह अत्यधिक क्षुब्ध, बेचैनी और चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है, जिससे उसे नींद भी नहीं आती है। अब हम लोग देखेंगे कि मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति के निम्नलिखित कारण हैं, जो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है स्थापना क्रियाएं, स्थानापन्न क्रियाएं। इसमें हम देखते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने स्थानापन्न के आधार पर इसकी व्याख्या की है। कुछ वैज्ञानिकों ने, उनका कहना है कि बाध्यताएं सिर्फ स्थानापन्न की क्रियाएं हैं। एक समय में व्यक्ति एक ही विचार को मन में स्थान दे सकता है। क्या करता है? एक समय में एक ही विचार को मन में स्थान दे सकता है या एक ही क्रिया कर सकता है। इस तरह यदि व्यक्ति बार बार पैसे या सीढ़ियां गिनता रहे तो उसे दुखद बातें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अतः एक ही कार्य को पुनरावृत्ति उसे दुख विचारों या कार्यों में रक्षा करती है, और जब उसे उसकी आदत पड़ जाती है तो वह बिना प्रयत्न उसी का सहारा लेता है। यह रोगी के लिए बहुत ही सरल होता है, परंतु उसके आधार पर कुछ ही रोगियों की व्याख्या सफलतापूर्वक हो सकती है, सभी रोगियों की नहीं, अतः सार्वमान्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक संघर्ष। इसमें भी हम देखेंगे जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। जैसे कि फ्राइड का कहना है कि इस रोग का कारण लैंगिक इच्छा का दमन है। कामेच्छा के दमन के कारण मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं और इस संघर्ष से मुक्ति होने के लिए व्यक्ति बाध्यता का शिकार हो जाता है। इससे काम शक्ति की प्रतिगमन और उसकी संतुष्टि पर विशेष जोर दिया है। उसके बार बार हाथ धोने की बाध्यता को हस्तमैथुन से धोतक होता है, परंतु अन्य लोग फ्राइड के इस विचार से सहमत नहीं हैं। खासकर नव फ्राइडवादी का कहना है कि सामाजिक समस्या से उत्पन्न मानसिक संघर्ष भी इस रोग को उत्पन्न करता है, जैसे वैवाहिक संतुष्टि, आर्थिक क्षति इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है असुरक्षा की भावना। इसमें भी कुछ वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा भावना को दृढ़ बनाने के लिए बाध्यताओं का सहारा लेता है। क्या लेता है? बाध्यताओं का सहारा लेता है। रोगियों में और सुरक्षा की भावना प्रबल होती है और उसकी पूर्ति बाध्यताओं के द्वारा होती है। इस तरह के बार बार, जैसे हाथ धोना बीमारी और गंदगी से बचने का उपाय है। बार बार ताला खींचना देखना इसकी रक्षात्मक मानसिक रचना की देन है। आंतरिक संघर्ष से उत्पन्न चिंता या बेचैनी का न्यूनीकरण भी इसी रक्षात्मक उपायों से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावृत्ति। इसमें भी हम देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिकों ने पुनरावृत्ति को इस रोग का कारण माना है। उनका कहना है कि बचपन में बहुत से खेल ऐसे होते हैं जिसमें किसी संख्या या शब्द को बार बार दोहराना पड़ता है। इसके साथ साथ खेल के नियम का पालन करने के लिए भी एक ही क्रिया को पुनरावृत्ति करनी होती है। जैसे बार बार एक शब्द या संख्या को दोहराना या किसी क्रिया विशेष का बार बार करने से उसकी आदत पड़ सी जाती है। अतः कुछ दिनों के बाद व्यक्ति बाध्यताओं का गुलाम हो जाता है, परंतु यह विचार भी सर्वमान्य नहीं है। क्यों? परंतु यह भी विचार सर्वमान्य नहीं है। पांचवा है आनुवंशिकता। इसमें जो है लेविस ने इस रोग को 100 रोगियों का अध्ययन किया और बतलाया कि इस रोग का कारण आनुवंशिक है। जितने रोगियों का अध्ययन किया गया उसमें मात्र सिर्फ 18 के माता पिता सामान्य थे। बाकी सब का जैसे जैसे माता पिता को था जो प्रॉब्लम, उस तरह से
रोगियों में भी पाया गया। कितनों में? लगभग 18 को छोड़कर सभी में। मतलब इसमें अनुशासन की स्थिरता तथा कठोरता का विशेष हाथ रहता है। इस तरह इसमें पारिवारिक वातावरण का भी हाथ रहता है। हीन भावना आदि से उत्पन्न मानसिक संघर्ष भी इस रोग को जन्म देते हैं। इस तरह से स्पष्ट होता है कि मानसिक रोग उपयुक्त कई कारणों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अब उपचार के रूप में हम लोग देखते हैं कि उपचार तौर पर देखेंगे कि इस रोग के रोगियों का उपचार आसान नहीं होता। इसका कारण जानने के लिए स्वतंत्र साहचर्य सम्मोहन तथा मनोविश्लेषण का सहारा लिया जाता है। लक्षणों को दूर करने के लिए संकेत का सहारा भी लिया गया है। साक्षात्कार चिकित्सा भी सहायक होती है। आजकल इस रोग को दूर करने के लिए आघात चिकित्सा भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। संज्ञानात्मक चिकित्सा के माध्यम से भी इस मानसिक विकृति के रोगियों का सफल उपचार संभव होता है। अब इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और जितना अधिक से हो सके इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर जो है ऑन कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर डालें तो आपके पास तुरंत मिनट सेकेंड में आपके पास पहुंच जाएगा और स्टडी आप आराम से कर सकेंगे। धन्यवाद।